क्लास 8 का साउंड चैप्टर, साइंस में चैप्टर 10 है साउंड चैप्टर। इसका रिवीजन हम लोग करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं, साउंड का बहुत बड़ा रोल है हमारे लाइफ में। साउंड का डेफिनेशन क्या होता है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसके चलते हम लोग सुन सकते हैं, विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग, ठीक है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। साउंड एनर्जी का एक रूप है जिसके चलते हम लोग सुन सकते हैं, किसी दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा वर्बल कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं, उसके लिए साउंड चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। तो साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से। कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है ना, तो साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे देखो, ये साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ना, ये लड़का इस बर्तन में आवाज़ पैदा कर रहा है पीट पीट कर, मतलब कि यहाँ वाइब्रेशन हो रहा है बर्तन में, तभी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। इसको एक और एक्टिविटी से समझते हैं, जैसे दो पेंसिल लगा लिया इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में और एक रबर ले लिया। जब रबर को थोड़ा खींच के छोड़ेंगे तो वाइब्रेशन होगा और वाइब्रेशन से साउंड पैदा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं वाइब्रेशन क्या होता है। तो टू एंड फ्रो या बैक और फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट का टू और फ्रो मोशन, मतलब इधर उधर इधर उधर इधर उधर। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये हो गया मान लो मीन पोजीशन, तो कभी इधर आ रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर आ रहा है, कभी इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, तो इसे टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं, ठीक है। तो इसी को वाइब्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हो गया वाइब्रेशन का? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन, ठीक है। तो जब वाइब्रेशन होगा तभी साउंड प्रोड्यूस होगा, यदि वाइब्रेशन नहीं होगा तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। जैसे इस थाली को हमने बजाया तो वाइब्रेशन हुआ और उससे साउंड प्रोड्यूस हुआ। यदि उस पर हाथ रखेंगे तो वाइब्रेशन खत्म हो जाएगा और साउंड का प्रोडक्शन भी खत्म हो जाएगा, साउंड भी पैदा नहीं हो पाएगा यदि वाइब्रेशन बंद हो जाएगा। तो समझ में आया? तो बात हो गई कि कभी कभी वाइब्रेशन हमें दिखाई देता है, कभी कभी वाइब्रेशन दिखाई नहीं देता है। वाइब्रेशन क्यों दिखाई देता है? जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, जिस वाइब्रेशन का, वो वाइब्रेशन हमें दिखाई देता है। जिसका एम्पलीट्यूड कम होता है वो वाइब्रेशन दिखाई नहीं देता है। जैसे देखो, ये एक तारा है, ये बजाया जा रहा है तो इसका हल्का सा वाइब्रेशन दिखता है, लेकिन ये घाटम मतलब मटके पे ये बजा रहे हैं तो इसका मटके का वाइब्रेशन नहीं दिखेगा, लेकिन साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। मजीरा बजाया जा रहा है, वाइब्रेशन पैदा हो रहा है, तभी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो कहीं भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है मतलब वहाँ वाइब्रेशन है, तभी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। देखो, अलग अलग ग्लास में अलग अलग लेवल का पानी भरा हुआ है, इसका मतलब है कि वाइब्रेशन भी अलग अलग टाइप से होगा, और अलग अलग टाइप से वाइब्रेशन होने के कारण ही अलग अलग ग्लास से अलग अलग टाइप के साउंड प्रोड्यूस होंगे। समझ में आया? अब देखो, आदमी के शरीर में साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। आदमी के शरीर में कहाँ वाइब्रेशन होता है जिससे कि साउंड प्रोड्यूस होता है? तो आदमी के शरीर में गले में एक वॉइस बॉक्स होता है, और इसको हम हाथ पर रख के समझ सकते हैं। हम अपने गर्दन पे जब हाथ रखेंगे तो हमें पता चलेगा जहाँ पे वाइब्रेशन होगा। इसको हम थ्रोट को क्या कहेंगे? वॉइस बॉक्स। यह वॉइस बॉक्स है, ये मतलब विंड पाइप का, जिससे हम लोग सांस लेते हैं ना, विंड पाइप, या खाना खाते हैं तो विंड पाइप का ये अपर पार्ट होता है, अपर पार्ट में ये अटैच होता है वॉइस बॉक्स। इसी में होता है वोकल कोड्स, ठीक है। वोकल कोड क्या होता है कि मतलब उसमें से एक नैरो स्पेस बना होता है, वो मतलब थोड़ा सा रास्ता देता है हवा को पास करने का, ठीक है। एक नैरो स्लिट प्रोवाइड करता है एयर को पास करने का।
तो जब हमारे लंग से फोर्सफुली एयर निकलेगा तो वो इसी नैरो स्लिट से पास करेगा, वोकल कॉर्ड के नैरो स्लिट से पास करेगा और इसीलिए साउंड प्रोड्यूस होगा। समझ में आया? लंग्स हवा को प्रेशर देगा कि भाई तुम जाओ, ये नैरो स्लिट से पास करो, इस वॉइस बॉक्स से पास करो, वोकल कॉर्ड से पास करो और साउंड प्रोड्यूस करो। तो ये हवा पास करेगी तो साउंड प्रोड्यूस होगा। इसे कंट्रोल कौन करता है, कम या ज़्यादा कौन करता है? तो उसके लिए मसल्स होते हैं जो कि इसे टाइट या लूज करते हैं, जिससे कि साउंड की अलग अलग क्वालिटी निकलती है। समझ आया? इसका एक्सपेरिमेंट हम लोग कागज़ का बना के पहले हम लोग स्कूल में अपने किए हैं, नैरो स्लिट बना के कागज़ का, ये सब कर भी सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो, क्या साउंड को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता है या बिना मीडियम के भी साउंड चल सकता है? इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं कि ग्लास में एयर भरा हुआ है तो हमें रिंग सुनाई देता है, लेकिन ग्लास में किसी भी तरीके से यदि वैक्यूम क्रिएट कर देंगे तो हमें आवाज़ सुनाई नहीं देगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखो कि साउंड मीडियम में ही ट्रेवल करता है, वो वैक्यूम में कभी भी ट्रेवल नहीं करता है। और सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम में ट्रेवल करता है। समझ में आया? सबसे फास्ट साउंड ट्रेवल करता है सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम स्पीड से ट्रेवल करता है गैस में। समझ में आया? अब देखो, जब साउंड प्रोड्यूस होता है ना तो ये सारे डायरेक्शन में फैलता है। साउंड जब प्रोड्यूस होता है तो ऑल डायरेक्शंस में फैलता है किसी भी मीडियम में। ठीक है, हम बोल रहे हैं ना तो साउंड आगे भी जा रहा है, पीछे भी जा रहा है, दाएं बाएं भी जा रहा है, चारों तरफ ये फैलता है और फिर लिसनर के कान तक पहुंचेगा तो लिसनर सुनेगा। तो लिसनर सुनता कैसे है? हमारा कान साउंड को सुनता कैसे है? तो देखो, हम अपने पहले कान के शेप को समझते हैं। ठीक है, कान का शेप एक फनेल टाइप का होता है, तो फनेल टाइप का होता है, ये ज़्यादा हवा को कलेक्ट करके कान में भेजता है, मतलब साउंड को कलेक्ट करके कान के अंदर भेजता है, और वहाँ से जो साउंड है ट्रेवल करते हुए एक कैनल, एक पतली सी पाइप लाइन है, उससे होते हुए पास करता है, और एंड में एक पतला सा स्ट्रेच मेम्ब्रेन होता है, रबड़ जैसा बना हुआ, जिसे कि हम ईयर ड्रम कहते हैं। ठीक है, ईयर ड्रम पिक्चर में देख लो, ये है हमारा ईयर ड्रम। ठीक है, तो ये यहाँ से साउंड कलेक्ट होके और ये पतले रास्ते द्वारा ईयर ड्रम तक पहुँचता है, और ईयर ड्रम क्या करता है? वाइब्रेट करता है। ठीक है, क्यों वाइब्रेट करेगा? देखो, इसके लिए एक एक्टिविटी है। एक बोतल में हम लोग बोतल को दोनों तरफ से काट लिए और इधर से क्या कर रहे हैं, एक रबड़ बांध दिया स्ट्रेच करके, और ऊपर कुछ सरसों के दाने रख दिया। अब यहाँ से कुछ बोलेंगे ना तो सरसों का दाना जंप करेगा। ठीक है, तो मतलब कि वो सिग्नल को चेंज कर रहा है, हमारे साउंड सिग्नल को वो किसी और सिग्नल में चेंज कर रहा है। तो ठीक वैसे ही ईयर ड्रम हमारा वाइब्रेट करके इस सिग्नल को दूसरे सिग्नल में चेंज कर देगा, जिससे कि हमारा दिमाग समझ पाता है जिस सिग्नल को। समझ में आया? ईयर ड्रम का काम क्या है? एयर के प्रेशर को उस सिग्नल में कन्वर्ट कर देना जिसे हमारा ब्रेन इंटरप्रेट कर पाता है। ठीक है, तो ईयर ड्रम वाइब्रेट करने लगा, और इस वाइब्रेशन को वो इनर ईयर तक भेज देगा। जो सिग्नल प्रोड्यूस हुआ वो कहाँ भेज देगा? इनर ईयर तक भेज देगा, यहाँ भेज देगा, और यहाँ से इनर ईयर क्या करता है? इस सिग्नल को ब्रेन में भेज देता है, और ब्रेन क्या करता है? इंटरप्रेट करता है, समझ जाता है कि हमें कुछ सुनाई दे रहा है। देखो, ये इनर ईयर है। समझ आया? ईयर ड्रम भेजेगा इनर ईयर को, और इनर ईयर भेजेगा ब्रेन को। ठीक है,
और इस तरीके से हम साउंड को सुन पाते हैं। ठीक है, अब देखो एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम समझते हैं कि ऑक्सीलेशन क्या होता है। देखो वाइब्रेशन होता है ना, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये मान लो कि पेंडुलम को ही ले लेते हैं हम, मान लो कि ये पेंडुलम है, तो ये पेंडुलम जब रेस्ट में है तो इसे हम कहते हैं इसको मीन पोजीशन, और यहाँ लाके इसको हमने छोड़ दिया तो इस पोजीशन को कहेंगे एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो ये पेंडुलम क्या होगा, यहाँ से जाएगा यहाँ तक और फिर यहाँ से वापस आएगा, यहाँ से जाएगा फिर वापस आएगा। समझ में आया? तो मान लो कि ये ए पोजीशन है और ये बी पोजीशन है, ये ओ पोजीशन है। तो जब हमारा पेंडुलम ए से बी तक गया और बी से फिर वापस आया ए पे, तो इसे क्या कहेंगे हम, वन ऑक्सीलेशन, वन ऑक्सीलेशन। ठीक है, या वन साइकिल, वन साइकिल। जब हमारा ऑब्जेक्ट जहां से शुरू किया था वापस घूम के वहीं पे आ जाएगा, रिटर्न होके उसी पॉइंट पे, तो हम कहेंगे कि इसने वन ऑक्सीलेशन पूरा कर लिया या वन साइकिल पूरा कर लिया। और वन ऑक्सीलेशन को कवर करने में जो टाइम लगता है, जो वन ऑक्सीलेशन पूरा करने में जो टाइम लगता है, इसे क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। इसे कैपिटल टी से दिखाते हैं। समझ में आया? और एक सेकंड में जितना वाइब्रेशन होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन कहो या ऑक्सीलेशन कहो, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, इसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। इसका यूनिट होता है हर्ट्ज। क्या यूनिट होता है, हर्ट्ज। तो ये हो गया। अब आ गया एम्पलीट्यूड क्या होता है। देखो जब पेंडुलम का यदि ग्राफ बनाते हैं ना हम, ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ये हो गया मान लो ओमेगा टी, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो ये ग्राफ जो बनता है कुछ इस तरीके से बनता है, इसको सिनुसॉइडल ग्राफ कहते हैं। ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं मैक्सिमम डेविएशन। इस लाइन को कहते हैं हम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। और ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब मैक्सिमम डेविएशन। तो मैक्सिमम डेविएशन और मीन पोजीशन, इन दोनों के बीच जो गैप होता है उसे कहते हैं हम एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को ए से दिखाते हैं। एम्पलीट्यूड का यदि ए से दिखाते हैं, यदि डेफिनेशन पूछा जाए तो इट इज मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम मीन पोजीशन को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, और क्या कैरेक्टरिस्टिक जानना है, टाइम पीरियड समझ लिए, फ्रीक्वेंसी समझ लिए, एम्पलीट्यूड समझ लिए। ठीक है, ऑक्सीलेटरी मोशन को हम समझ लिए, टू एंड फ्रो मोशन को हम ऑक्सीलेटरी मोशन कहते हैं। नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकंड को फ्रीक्वेंसी हमने बोला ही, हर्ट्ज में मेजर करते हैं इसको।
अब अलग अलग एम्पलीट्यूड के कारण अलग अलग साउंड की क्वालिटी होती है। समझ में आया? जिस साउंड का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है उस साउंड का लाउडनेस ज़्यादा होता है। समझ में आया? यदि एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है तो वो साउंड लाउड होता है। कैसा होता है? लाउड। यदि एम्पलीट्यूड कम होगा तो वो साउंड लाउड नहीं होगा, कम लाउड होगा, मतलब फीबल होगा। यदि जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है उसका पिच ज़्यादा होता है। देखो, जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है उसका पिच ज़्यादा होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी कम होता है उसका पिच भी कम होता है। ठीक है? जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है उसका पिच ज़्यादा होता है, जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी कम होता है उसका पिच भी कम होता है। देखो, इसका पिच ज़्यादा है लेकिन इसका लाउडनेस ज़्यादा है। समझ में आया? क्योंकि एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। इसका पिच ज़्यादा है मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। समझ में आया? जनरली क्या होता है, वॉइस ऑफ वुमेन हैज़ हायर फ्रीक्वेंसी दैन मेन। औरत की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है आदमी की अपेक्षा, मतलब उनका पिच ज़्यादा होता है। समझ में आया? अब देखो, ऑडिबल साउंड एंड इनऑडिबल साउंड। हम लोग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं, ना तो उससे कम सुन सकते हैं, ना तो 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं, और ना ही 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं। देखो, ये हो गया 20 हर्ट्ज और ये हो गया 20K, मतलब 20,000 हर्ट्ज। ठीक है? इनके बीच ही हम सुन सकते हैं। ये ऑडिबल रेंज है। ये क्या है? ऑडिबल रेंज है। इससे कम 20 हर्ट्ज से एक भी फ्रीक्वेंसी कम हुआ तो हम नहीं सुन सकते, और 20,000 हर्ट्ज से थोड़ा सा भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हुआ तो हम नहीं सुन सकते। समझ में आया? केवल कहाँ से कहाँ फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। क्लियर है बात? हाँ? अब देखो, नॉइज और म्यूजिक में क्या अंतर है। देखो, दो टाइप के साउंड होते हैं। एक वो साउंड होते हैं जो कि हमें सुनने में बड़ा आनंद आता है, और एक वो साउंड होता है जो कि सुनने में बहुत इरिटेटिंग लगता है। समझ में आया? जैसे कि तुम्हारे पड़ोस में कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है तो हथौड़े की आवाज़ धड़ 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 सुनाई देगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो अनप्लीजेंट साउंड को क्या कहते हैं हम? नॉइज। क्लियर है? अनप्लीजेंट साउंड को क्या कहता है? नॉइज। जैसे क्लास में सारे स्टूडेंट एक साथ ही बोलने लगे तो किसी की भी बात समझ में नहीं आएगी, तो वो इरिटेटिंग साउंड हो जाता है, तो उसे नॉइज कहते हैं। लेकिन जो आवाज़ हमारे कानों को बहुत अच्छा लगता है उसे म्यूजिकल साउंड कहते हैं। जो आवाज़ हमारे कानों को बहुत अच्छा लगता है उसे म्यूजिकल साउंड कहते हैं। जैसे हारमोनियम का साउंड हो गया, सितार का साउंड हो गया, समझ में आया? इसे म्यूजिकल साउंड कहते हैं। लेकिन म्यूजिकल साउंड को भी बहुत लाउड कर दोगे तो वो भी पोल्यूशन जैसा ही हो जाता है। नॉइज पोल्यूशन, नॉइज हो जाता है। समझ में आया? तो नॉइज पोल्यूशन क्या होता है? जैसे एयर है, एयर में जो कंपोजिशन होता है कि 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, बाकी 1% में बाकी अदर गैसेज। तो यदि इनका कंपोजिशन गड़बड़ा जाता है, हवा में वो कंटेंट मौजूद होने लगा ज़्यादा जो कि अनडिजायरेबल है, अनवांटेड है, उसकी ज़रूरत नहीं थी। हवा में धूल है, धूल की ज़रूरत नहीं है। हवा में कभी कभी और भी कई चीज़ें पाई जाती है जिसकी हवा को ज़रूरत नहीं होती है, तो उसे एयर पोल्यूशन कहते हैं। ठीक वैसे ही साउंड में यदि ऐसा कोई अनवांटेड साउंड है जिसका इन्वायरमेंट को ज़रूरत नहीं है तो वैसे साउंड को हम कहते हैं नॉइज पोल्यूशन। वैसे पोल्यूशन क्या कहते हैं? नॉइज पोल्यूशन।
जैसे व्हीकल का आवाज़, बहुत ज़्यादा साउंड सीटी मारते हैं वो लोग, एक्सप्लोजन यदि पटाखे छूट रहे हैं, या मशीन चल रही है, या लाउड स्पीकर बहुत तेज़ बज रहा है, तो हम उसे नॉइज़, मतलब नॉइज़ पोल्यूशन होता है उससे। समझ में आया? सुनना नहीं चाहिए, वैसे साउंड को सुनना नहीं चाहिए। इवन टीवी और ट्रांजिस्टर के आवाज़ को भी बहुत हाई करके नहीं सुनना चाहिए, बहुत तेज़ आवाज़ करके टीवी नहीं चलाना चाहिए। किचन में भी काम कर रहे हैं तो बहुत तेज़ बर्तन नहीं बजाने चाहिए। समझ में आया? कूलर चल रहा है या बाकी एयर कंडीशन से आवाज़ आ रही है, तो ये सब नॉइज़ पोल्यूशन होता है, क्योंकि इनकी ज़रूरत है नहीं। हम तो चैन से सोना चाहते हैं, चैन से रहना चाहते हैं, फालतू की आवाज़ कर रहा है, तो ये किस में आ जाएंगे? नॉइज़ पोल्यूशन में। तो अब बात आ गई कि नॉइज़ पोल्यूशन से हमें परेशानी क्या है, हमें बीमारी कौन सी होती है। समझ में आया? तो ये बहुत सारी बीमारी को पैदा करता है, जैसे लैक ऑफ स्लीपिंग, तुम्हें कम नींद आएगी, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, एंजाइटी होगा तुमको, और भी बहुत सारे हेल्थ डिसऑर्डर हो जाएंगे यदि नॉइज़ पोल्यूशन में ज़्यादा दिन तक रहोगे तो। और सबसे खतरनाक बात है कि यदि ज़्यादा दिन नॉइज़ पोल्यूशन में रह गए तो तुम्हारे सुनने की क्षमता भी तुम खत्म कर दोगे, तुम्हारा कान काम करना बंद कर देगा, कान सुनना बंद कर देगा। समझ में आया? अब मेजर्स टू लिमिट नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, तो इसके सोर्स को कंट्रोल करके हम कम कर सकते हैं कि नॉइज़ का सोर्स क्या है। जैसे व्हीकल है, गाड़ी है, तो गाड़ी में साइलेंसर लगाकर, हम साइलेंसिंग डिवाइस लगा के हम उसकी आवाज़ को कम कर सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं, उसमें साइलेंसर लगाने का व्यवस्था है, तो साइलेंसर लगा के कम कर सकते हैं आवाज़ को। समझ में आया? वैसे बर्तन वगैरह में कम साउंड प्रोड्यूस करके इस पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। समझ में आया? जितने नॉइजी ऑपरेशन है, इंडस्ट्रियल ऑपरेशन है, उन्हें हम रेसिडेंशियल एरिया से दूर भेज देते हैं, ताकि रेसिडेंशियल एरिया में रहने में कोई परेशानी नहीं हो। इसीलिए जो शहर होता है, जो रेसिडेंशियल एरिया होता है, उससे एक कारखाने बहुत दूर लगाए जाते हैं, ताकि कारखानों की आवाज़ लोगों के कान तक न पहुंचे, जो लोग आराम से रह रहे हैं। इंडस्ट्री को बहुत दूर भेज दिया जाता है। समझ में आया? फालतू का ऑटोमोबाइल हॉर्न जो बजता है उसे भी मिनिमाइज करना चाहिए। ज़्यादा टीवी म्यूजिक को बहुत कम वॉल्यूम में हमें सुनना चाहिए, और सड़क के किनारे हमें बहुत ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, ताकि साउंड हमारे यहाँ आने से पहले ही रिड्यूस हो जाए और कम आवाज़ में सुनाई दे। पेड़ भी बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं साउंड पोल्यूशन को कम करने के लिए।